नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एग्री मास्टर चंद्र प्रकाश कुशवाहा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई डिसीज के बारे में जो कि हमारी गन्ने की फसल की है। इससे पहले हम गन्ने की फसल की 2 डिसीजेस पढ़ चुके हैं। ये तीसरी डिसीज है, इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि विल्ट डिसीज है। विल्ट डिसीज क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, क्या कारक है इसके पीछे, किस प्रकार की कंडीशन जब पैथोजन को मिलती है तब ये कॉज होती है, डिसीज साइकिल इसके पैथोजन की या इस डिसीज की क्या है, किस तरीके से इसे मैनेज करेंगे। जितने भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपके जहन में आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो देखिए दोस्त, यदि आप एक किसान हैं तो भी आप वीडियो देख सकते हैं, यदि आप एक कृषि छात्र हैं तो भी आप वीडियो देख सकते हैं। स्पेशली मैंने एक कृषि छात्रों के लिए ही लेक्चर रखा है वैसे तो, लेकिन किसानों के लिए भी बेनिफिशियल है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ जो उनकी बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के अंतर्गत 5th और 6th सेमेस्टर है ना, उसके अंतर्गत डिसीजेस ऑफ फीड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हमें पढ़नी पड़ती हैं और उनका मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है डिसीजेस का। तो वही हम यहाँ इस सीरीज के अंतर्गत चला रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं दोस्त आपको। तो चलिए गन्ने का सबसे खतरनाक रोग विल्ट ऑफ शुगर कैन को पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं भैया कि विल्ट ऑफ शुगर कैन इज अ सिग्निफिकेंट डिसीज कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजन। ये भैया फंजाई और बैक्टीरिया दोनों प्रकार के पैथोजन से होती है। इसमें होता क्या है कि जो वैस्कुलर सिस्टम होता है ना हमारे पौधे का, वो खराब हो जाता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं और वाटर का जो कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, ब्लॉकेज आएगा। देखो कोई मतलब ऐसे यहाँ ये समझिए, ये है हमारे पास, इसमें कोई एक वैस्कुलर जो टिश्यूज है वो पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई एक पाइपलाइन है, ठीक। अब इस पाइपलाइन में अगर ब्लॉकेज आ जाएगा बीच में तो भैया वाटर का यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। तो क्या होगा, ऊपर का हिस्सा सूखने लगेगा ना, ये तो रूट पोर्शन है, ठीक है, तो ऊपर का हिस्सा सूखने लगेगा। तो वही तो विल्ट है दोस्त। तो इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके कारण होता क्या है कि स्टंटेड ग्रोथ हमें देखने को मिलती है अपने पौधों में, पुअर कैन क्वालिटी देखने को मिलती है, सीवियर कंडीशन में अत्यधिक जो यील्ड है, उत्पादन है, उसका नुकसान हमारा हो जाता है। अब इसके बाद कुछ कॉजल ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे। तो देखिए क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है, तो भैया फ्यूजेरियम सैकेरी इसे बोलते हैं, या फिर हम फ्यूजेरियम मोंडेलिफॉर्म, ये 2 पैथोजन है ना, इनके कारण ही यहाँ ये जो डिसीज है विल्ट ऑफ शुगर कैन कॉज होती है। अगर फंगल पैथोजेंस के कारण हो रही है तो, यदि यह डिसीज बैक्टीरियल पैथोजन के कारण हो रही है तो यहाँ जेंथोमोनास अल्बिनियंस इस बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया ना रैटून स्टंटिंग के केस में भी जो है एसोसिएट रहता है। तो यहाँ मैंने आपको दोनों पैथोजन बता दिए। यदि फंगल है तो फ्यूजेरियम सैकेरी रहेगा, बैक्टीरियल है तो जेंथोमोनास अल्बिनियंस रहेगा। अब हमें दोनों चीजें यहाँ अपनानी होंगी, फंगिसाइड और बैक्टीरिसाइड, दोनों को कंबाइन करके इसके मैनेजमेंट में लगाना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं सिम्टम्स को। तो सिम्टम्स हमें कब दिखेंगे हमारी फसल में विल्ट डिसीज के, तो जब दिखेंगे हमारी फसल में, यानी कि हमने आज जो है प्लांटिंग की है, आज हमने प्लांटिंग की है शुगर कैन की, ठीक है, गन्ने के साइड्स जो है, आंखें जो है ना उनकी हमने आज प्लांटिंग की है बर्ड्स की। तो इसके 4 से 5 महीने बाद हमें विल्ट डिसीज देखने को मिलेगी हमारी क्रॉप में, ठीक है। तभी इसके जो फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं ना, जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर होके आते हैं, वो डेवलप होते हैं 4 से 5 महीने की जब हमारी फसल हो जाती है तब, ठीक। और धीमे धीमे हमें येलोइंग हमारे पौधों पे देखने को मिलेगी और साथ ही हमारा जो फॉलिएज है ना पौधे का, फॉलिएज का अर्थ होता है जितना भी पलवाड़ा है, यानी कि जितनी भी पत्तियां हैं हमारे पौधे की वो ड्राई हो जाती हैं, वो सूख जाती हैं पीली पड़ करके। और इसी के साथ हमें श्रिंकेज, विदरिंग ऑफ कैन्स देखने को मिलती है। जो कैन्स है ना वो विदर हो जाते हैं, श्रिंकेज हो जाते हैं, ठीक। और इंटरनल सिम्टम्स की अगर बात करें, यानी कि हमारा जो गन्ना जो भी बना हुआ है 4 से 5 महीने में, उसके अंतर्गत हमें क्या समस्या देखने को मिलेगी। तो देखो जब हम उसे काट करके देखेंगे अफेक्टेड जो भी कैन है हमारा उसे, तो वहां लाइट टू डार्क पर्पलिश और ब्राउन डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलेगी, ग्राउंड टिश्यूज जो होती है उनकी, ठीक है। पिथीनेस देखने को मिलेगी एंड फॉर्मेशन ऑफ बोट शेप्ड कैविटी। बोट शेप्ड कैविटी कैसी होती है, तो यहाँ दिखाता हूँ। बोट शेप कैविटी ऐसी होती है, ये बन जाएगी दोस्त, ठीक है। और यहाँ इंटरनोड्स जो होता है ना उनमें प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिसएग्रीएबल ऑर्डर, यानी कि यहाँ एक बड़ा ही बदबूदार यहाँ पे जो स्मेल है वो आती है।
ऑफन अ कॉटनी वाइट माइसिलियम इज सीन इन द पिथ रीजन। जो पिथ रीजन है वहाँ कॉटनी वाइट माइसिलियम भी देखने को मिल जाती है कभी कभी। तो ये है यहाँ पे, ये रेडिश डिस्कलरेशन इन कैन है, ठीक है। और ये येलोइंग ऑफ लीव्स है, धीमे धीमे सूख जाएंगी। और ये बोट शेप केवड़ी कैविटी जो है ना, बोट शेप, यहाँ नहीं है ये दोस्त, यहाँ है बोट शेप। ये आप देख रहे हो बोट की शेप में हमारा जो कैन है ना वो विदर कर गया है, जो इंटरनोड रीजन है ना वो फट गया है। और श्रिंकेज ऑफ कैन यानी कि इस तरीके से सूख जाता है। तो सारे के सारे सिम्टम्स यहाँ क्लियर हो गए होंगे, जो भी मैंने यहाँ इस पेज पर बताया ना आपको, वो सारे इन पिक्चर्स के थ्रू आपके क्लियर हो चुके होंगे। ओके, देन इसके बाद कुछ फेवरेबल कंडीशन है कि किस प्रकार की फेवरेबल कंडीशन में यह डिसीज अपने आप को सबसे ज्यादा विकसित करती है, स्प्रेड करती है। तो भैया देखो, टेम्परेचर जब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये आइडियल टेम्परेचर होता है। जब ये टेम्परेचर मिलता है तो इसके जो स्पोर्स पड़े होते हैं जमीन में वो अपने आप को जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सॉइल कंडीशन कैसी होती है, तो देखिए पुअरली ड्रेन्ड सॉइल होगी तो हमें यहाँ जो फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसका, किसका, बिल्ट डिसीज के पैथोजन का, वो देखने को मिल जाएगा। वाटर लॉग्ड कंडीशन में देखने को मिलेगा और कंपैक्टेड सॉइल्स में भी यहाँ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि हम इन्फेक्टेड सेट्स को ही दोबारा से एज अ प्लांटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं तो भी हमें यह समस्या देखने को मिलेगी। क्रॉप स्ट्रेस, यदि हमारी क्रॉप पर कोई भी स्ट्रेस आता है, ड्रॉट या न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कोई स्ट्रेस आता है तो भी भैया हमारी क्रॉप में ये डिसीजेस आने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये जो कंडीशंस है ये हमें अपने खेत में बनने नहीं देनी है यदि हमें सफल गन्ने की खेती करनी है वैज्ञानिक तरीके से। तो इसके बाद कुछ पैथोजन की एटियोलॉजी है। तो देखिए दोस्त, पैथोजन की एटियोलॉजी क्या है। जो फंगल माइसिलियम होते हैं वो हाइलाइन होते हैं। हाइलाइन का अर्थ होता है कलरलेस दोस्त। कैसे होते हैं, कलरलेस, जिनमें कोई कलर नहीं होता। सेप्टेट होते हैं यानी कि उनकी जो बॉडी होती है ना उनमें सेप्टा पाए जाते हैं, ब्लॉक्स टाइप की होती है, थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। इसी के साथ जो कॉनिडियोफोर्स यहाँ बनते हैं वो सिंपल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और प्रोड्यूस सिंगल सेल्ड यानी कि सिंगल सेल्ड प्रोड्यूस होते हैं। और हाइलाइन होते हैं वो भी ओवल टू इलिप्टिकल शेप के होते हैं। माइक्रोकॉनिडिया जो होते हैं वो ओवल टू इलिप्टिकल शेप के होते हैं दोस्त। हाइलाइन यानी वो भी कलरलेस होते हैं दोस्त, ठीक है। इसके बाद मैक्रोकॉनिडिया की हाइट बताई गई है। तो देखो मैक्रोकॉनिडिया की हाइट जो है ना स्ट्रेट 3 से 5 सेप्टेड मेजरिंग रहेगी, मतलब 3 से 5 सेप्टेड मेजरिंग जो रहेगी 3 से 5 सेप्टेड का बता रहा है वो। तो देखो यहाँ इतनी रहेगी 27 से 73 mm जो है उसकी लंबाई हो जाएगी और इतनी उसकी चौड़ाई हो जाएगी 3.5 से 5.25 के तकरीबन mm में। ओके, इसके बाद जो ब्लास्टोकॉनिडिया होते हैं वो आइदर स्ट्रेट, सिकल शेप और पिक शेप्ड हो सकते हैं, ठीक है। मोरोवर विल बी फाउंड एज एलिप्टिकल सेल शेपर स्ट्रक्चर विद 1 से लेकर के 1 यानी कि 1.43 मल्टीप्लाइड 3.0 माइनस 4.5 mm इन साइज। तो इस तरीके के हो सकता है उनका साइज। ये साइज वगैरह के ऊपर तो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि माइसिलियम कैसा है, हाइलाइन है, सेप्टेट है, थिन वॉल्ड है, कैसा भैया, कौन से स्पोर्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो हमें बताने होते हैं। पैथोजन के जो एटियोलॉजी है ना वहां से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यदि आप एक बीएससी, जो हमारा बीएससी जिसे हम बोलते हैं ना बॉटनी, बीएससी बॉटनी के छात्र होते हैं ना, तो वहाँ हमें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की जितनी भी जो फंगस है ना हमारी उनके स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना होता है हमें। लेकिन हमारे जो कोर्स है ना इसके अंतर्गत तो हमें केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन पढ़नी है कि उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है, पैथोजन मतलब यह किस प्रकार के कॉनिडिया वगैरह बनने हैं, स्पोर्स वगैरह बनने हैं, इतना पढ़ना होता, ज्यादा नहीं पढ़ना होता। और इसी के बाद हम पढ़ेंगे डिसीज साइकिल दोस्त। तो डिसीज साइकिल क्या है, अब ये देखो हम एटियोलॉजी पढ़ते हैं ना, ये डिसीज साइकिल को समझने के लिए पढ़ते हैं बस, उसका कोई रोल नहीं है। देखो पैथोजन जो है सर्वाइव करता है हमारी सॉइल में, सॉइल की डेब्रिज जो है उनमें या प्लांट डेब्रिज जो है उनमें एज ए माइसिलियम और क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है। जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये अपने आप को रिलीज कर देता है, प्राइमरी इन्फेक्शन को कॉज कर देता है इसके बाद में। और इसके बाद हमें सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, येलोइंग, ड्राइंग, विल्टिंग जो है वो। इसके बाद जो कॉनिडिया है उसका प्रोडक्शन या क्लेमाइडोस्पोर का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है इन्फेक्टेड प्लांट में ही। अब इस इन्फेक्टेड प्लांट से ये जो स्पोर्स हैं वो हवा के थ्रू, पानी के थ्रू जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं। यानी कि यहाँ से अब क्या हुआ कि ये
अच्छे हेल्थी पौधों पर भी पहुंच गए तो वहां इन्फेक्शन उन्होंने कॉज कर दिया, ठीक है। और कुछ जो थे स्पोर्स वो जमीन में ही गिर गए या कहीं इसी पौधे पर है, तो वो सेकेंड मतलब नेक्स्ट ईयर में जो जैसे साइकिल स्टार्ट होगी ना उसके लिए तैयार हो जाते हैं, जमीन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। समझ में आई डीसी साइकिल? बहुत इजी तरीके से बना के लाया हूँ यार तुम्हारे लिए। अब इसके बाद मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट में कुछ नहीं है, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग को हमें अवॉइड करना है, प्रॉपर फील्ड सैनिटेशन होनी चाहिए, और जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है उन्हें हटाना होगा, हमें ब्रेक से रिमूव करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। हमें रेटूनिंग नहीं लेनी है भैया, रेटूनिंग नहीं लेनी है, हमें कभी नहीं लेनी है। गन्ने की खेती से रेटूनिंग नहीं लेनी है। रेटूनिंग तो आप समझते होंगे, एक बार हमने गन्ना काट लिया, अब इसी गन्ने की जो जड़ थी ना, रूट पोर्शन था, उसे छोड़ दिया, इसी से दोबारा क्रॉप निकल के आई, उस क्रॉप को हम ले रहे हैं तो वो रेटून क्रॉप कहलाती है। तो हमें रेटून नहीं लेना है गन्ने से कभी। अगर गन्ने से रेटून लोगे तो कई प्रकार की बीमारियों का सामना आपको अपनी फसल में करना पड़ सकता है। अब इसके बाद कुछ रेसिस्टेंट वेराइटीज है, उनका चुनाव कर सकते हो बोने के लिए, जैसे कि CO 86-032, CO जो 0238 या फिर CO 99-004। तो ये कुछ गन्ने की कुछ उन्नत प्रजातियां हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए बोने के लिए। इसके बाद बोने से पहले अपने जो सेट्स हैं उनको ट्रीट कर लीजिए कार्बेंडाजिम 50% से, ठीक है, या फिर हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे दीजिए 50 डिग्री सेल्सियस तापमान मतलब तप्त पानी में 30 मिनट के लिए डाल करके छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट उपचार हम कार्बेंडाजिम से कर सकते हैं, ठीक। तो यही है भैया, कार्बेंडाजिम से आपको उपचार करके बोना है। अगर आपको प्रिवेंटिव में कोई स्प्रे लगाना है तो प्रोपिकोनाजोल लगा सकते हो, या मैनकोजेब का ही इस्तेमाल कर सकते हो, टेबुकोनाजोल स्प्रे कर सकते हो, कोई सी एक फंगीसाइड, बेहतरीन फंगीसाइड का इस्तेमाल करके इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। दोस्त, इस लेक्चर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली है। क्या पढ़ लिया भैया? अब तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कॉजल ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, सिम्टम्स क्या है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन, प्लांट एटियोलॉजी, प्लांट डिसीज, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ ये जो है ना पूरा का पूरा जो लेक्चर है हमारा वो खत्म हो जाता है, ठीक। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।